Here I have a question. Calculate the mass percentage of benzene C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला, and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. ठीक है, इस सॉल्यूशन में 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया गया है, तो हमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए, गिवन मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 122 ग्राम, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दो ही कंपोनेंट हैं, तो ऐड कर दीजिए 144 ग्राम। ठीक है, अब बहुत आसान है, मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कितना है? टोटल सॉल्यूशन में बेंजीन कितना ग्राम है? 22 ग्राम है, और टोटल मास कितना है? 144 ग्राम इंटू 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 211 टाइम्स 272 टाइम्स, इट विल बी 1100 अपॉन 72। ठीक है, और भी कैंसिल हो जाएगा, 236, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0, 2 18 टाइम्स एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 18 1 जा 18 एंड 9 5, 18 5 जा 90 हो गया। ठीक है, 5 0 तो हो जाएगा 2 7, 7 के अप्रॉक्सीमेटली 8 लिख सकते हैं, 15.28%। ठीक है, दिस इज द मास परसेंट ऑफ बेंजीन in the above solution. And what is the mass percent of CCl4? CCl4 का मास परसेंट क्या होगा? तो जैसे बेंजीन के लिए हमने निकाला मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वैसे इसके लिए भी निकाल सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है सॉल्यूशन में? 122 है, और टोटल मास कितना है? 144 है, इनटू 100। सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में केवल दो चीज़ है, एक है बेंजीन और दूसरा है CCl4। तो अगर ये 15.28% है, ठीक है, तो ये कितना होगा? जो रिमेनिंग होगा 100 माइनस 15.28 मतलब 84.72% होगा। तो ये कैलकुलेट करने पर भी उतना ही आएगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करके लिख दें चाहे आप कैलकुलेट करके लिख दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है। तो एक कंपोनेंट अगर 15.28% है तो दूसरा कितना होगा? 100 माइनस 15.28%। तो मैं तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया हूँ, हालांकि आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को तब भी इतना ही आएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? मास परसेंटेज पर बेस्ड है। ठीक है, दो कंपोनेंट दिए गए थे, दोनों के मास दिए गए थे, उससे हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पहले कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद दोनों के लिए अलग अलग हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये मास परसेंटेज पे हो गया। एक और क्वेश्चन इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, किया जा सकता है। आगे हम लोग और एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें आपको मैं करके भी बता दूंगा। एक हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था
उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए, जिससे कि रिवीजन हो जाए उस टॉपिक का, ठीक है ना। ओके, so here I have another question. Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in CCl4. बेंजीन का एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका मास परसेंट 30% है, मीन्स टोटल सॉल्यूशन का जितना मास है उसका 30% बेंजीन है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हिडन है। पहला मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और दूसरा उससे पहले जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है वो मास परसेंट से रिलेटेड है। तो हम लोग को दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ 30% बाई मास लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। मतलब 30% बाई मास है तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो बेंजीन 30 ग्राम हो जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड 70 ग्राम हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा, बेंजीन का मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एटॉमिक मास, तो इससे उसका मोलर मास निकल जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो 78 आएगा आपका मोलर मास। और उसी तरह से CCl4 का भी मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद दोनों ही कंपोनेंट्स यानी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स हम लोग निकाल लेंगे, और उसके बाद से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। गिवन मास परसेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू कितना है, 30%। तो इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, तो इसमें मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, 30 ग्राम, और मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मास परसेंट से रिलेटेड है, इसी के बेसिस पर हमने ये चीज लिखा। अब मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या होता है, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी हम लोग ऐसे लिख दें इसको 6 इंटू 12 क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है और 6 एटम यहाँ दिख रहे हैं, प्लस 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 12 6 जा 72 प्लस 6 यानी 78 ग्राम पर मोल। ये आपका बेंजीन का मोलर मास हो गया। इसी तरह से मोलर मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 35.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर मास मिल गया दोनों कंपोनेंट का, और यहाँ पर दोनों का मोलर मास मिल गया। अब हम लोग मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब यहां से देखिए बेंजीन का मास कितना है इस सॉल्यूशन में, 30 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पर 30 लिख दें, और मोलर मास कितना है बेंजीन का, 78, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास लेना है और उसका मोलर मास लेना है, तो ये कितना हो गया, 70 अपॉन 154, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 70 अपॉन 154। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हम लोग
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग को फाइनल स्टेप की तरफ जाना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी बेंजीन के मोल्स प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स। ठीक है, यानी बेंजीन के कितने मोल्स हैं, 30/78 हैं, और दोनों का ऐड कर दीजिए, 30/78 प्लस 70/154। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख ले वैल्यू, यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख ले, और उसके बाद इस स्टेप में आप उसकी वैल्यू रखें, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फाइनल स्टेप्स में देख लीजिए, चाहें तो आप इसको सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये जो है इस तरह से ये वैल्यू 0.38 के करीब आएगा और ये वैल्यू 0.45 के करीब आएगा। ठीक है, इसको आप रख लेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा 0.38 अपॉन 0.38 प्लस 0.45। ठीक है, और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.45 के करीब आएगा, अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब ये डिवीजन वाला स्टेप है, तो मैं उसको किया नहीं हूँ, आप कर सकते हैं, कोई बहुत हार्ड स्टेप नहीं है। 30/78 है तो ये कैंसिल होगा नहीं, पॉइंट रखेंगे हम लोग तो ये 300 हो जाएगा। उसके बाद आप जो है 3 टाइम्स कर लेंगे, 7 3 21 और 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 234। ठीक है, उसके बाद आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 40 हो जाएगा 60, 66 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसे डिवाइड करके आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमने आपको बताया, कैलकुलेशन तो 12th के स्टूडेंट्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने उस स्टेप को स्किप कर दिया है। ठीक है, मेनली हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन में दिया गया था, मास परसेंट दिया गया था और मोल फ्रैक्शन हम लोग को निकालना था। यहाँ मैंने 100 ग्राम सपोज किया है, आप चाहें तो x ग्राम भी सपोज करके चल सकते हैं, 10x सपोज करके भी चल सकते हैं, 100x सपोज करके भी चल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने आसान हो इसलिए मैंने 100 ग्राम सपोज किया है। ठीक है ना, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चाहेंगे तो x सपोज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक, उसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि सॉल्यूशन का जितना मास है उसका 30% बेंजीन है और रिमेनिंग 70% आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, और उसके बाद से मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर दोनों ही कंपोनेंट के मोल्स हम लोग निकालेंगे, और फिर जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा ये जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका सम कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको बताया था, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। सो हियर इन दिस सॉल्यूशन वी कैन राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू आपको पता है 0.45, तो 0.45 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 हो जाएगा 1 माइनस 0.45। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करके दूसरे कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान है, ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.55 अप्रॉक्स। ठीक है, मैं अप्रॉक्स इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत 0.44 हो सकता है, मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, आप खुद भी सॉल्व करके इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इससे हम लोग पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी कर लिया। अब आज हम लोग कुछ नए कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, मोलैरिटी। नाउ दिस इज अनदर कंसंट्रेशन टर्म बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट ए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज
as the number of moles of solute present in 1 लीटर, या इसी को कह सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या आप कहिए नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एम है, ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एम। तो ये कैपिटल एम जो है मोलैरिटी का सिंबल हो गया। दूसरा चीज, इट्स यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, तो आप देखिए न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका यूनिट हो गया मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो डिनोमिनेटर का यूनिट क्या है, लीटर। तो मोलैरिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, अच्छा लीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, इसलिए हम लोग एक और यूनिट डिफाइन कर सकते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये देखिए, जैसे हमने मोल फ्रैक्शन में बात किया था कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसके फॉर्मूला में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए अगर टेम्परेचर चेंज होता है सॉल्यूशन का तो उसका मोल फ्रैक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। लेकिन अगर हमारे कंसंट्रेशन टर्म को कैलकुलेट करते समय हमने वॉल्यूम का यूज ही नहीं किया है कहीं पर भी, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो टेम्परेचर बदलने से उसका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मोलैरिटी की बात करें तो इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम दिख रहा है। तो मान लीजिए कि इंडिया में हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है, इंडिया में हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उसकी मोलैरिटी हमने लेबल लगा दिया उस पर। ठीक है, सॉल्यूशन जो बना हमारा उस पर लेबल लगा दिया कि इसकी पार्टिकुलर मोलैरिटी है, और उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब बाहर विदेश में भेज दिया, और हमने एक ऐसे कंट्री में भेजा जहाँ की टेम्परेचर बहुत ही कम है, जैसे हमने रसिया में भेज दिया। अब इंडिया के कंपैरिजन में रसिया का टेम्परेचर जो है कम है। अब जब वो सॉल्यूशन वहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए अगर हम मोलैरिटी का रिप्रेजेंटेशन उस सॉल्यूशन पर किए, यानी उसके लेवल पर हमने बॉटल पर, ठीक है, उसके मोलैरिटी को लिख दिया है, जो भी मोलैरिटी है 1.2 m लिख दिया हमने, तो ये आपका इंडिया में है और इसको एक्सपोर्ट करके रसिया में भेज दिया गया। अब रसिया का टेम्परेचर जो है इंडिया से कम है। ठीक है, होगा क्या, अगर आप उसके कंसंट्रेशन का एग्जैक्ट स्टडी करें, अब चूंकि बहुत माइन्यूट चेंजेस होंगे, इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा कि 1.2 से 0.5 हो जाए, ऐसा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट साइंस की बात कर रहा हूँ कि क्या मोलैरिटी में चेंज होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल होगी, क्योंकि आप देखिए इंडिया में जो टेम्परेचर है मान लीजिए T1 है, और रसिया में पहुंचा टेम्परेचर इसका T2 है, और ये T2 जो है वो कम है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 क्या है, कम है। तो आप देखिए अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये मोलैरिटी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी ये 1.2 है तो इसकी जो मोलैरिटी हो गई इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1.2 मोलर।
सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। मतलब हम लोग कह सकते हैं, इसका कंक्लूडिंग कमेंट अगर देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। इसलिए अगर इस रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन इज मोर बेटर concentration term as compared to molarity, because mole fraction is not affected by change in temperature but molarity is affected by change in temperature। ठीक है, कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाती है, जबकि मोल फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर हम लोग एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो शायद मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी से ज़्यादा बेहतर कंसंट्रेशन टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पर करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए एग्जाम्पल 1, 5 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाया गया है, एक्वस सॉल्यूशन। केमिस्ट्री लैब में आप देखते होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पेलेट्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे टैबलेट्स के रूप में होता है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन का हम लोग को मोलैरिटी निकालना है कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो देखिए, मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 450 ml दिया हुआ है, उसको लीटर में बदलना होगा, और जो 5 ग्राम NaOH है तो इसमें कितने मोल्स होंगे वो निकालना होगा। उसके बाद मोलैरिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, गिवन मास ऑफ NaOH, और ये क्या है, सॉल्यूट है, इज इक्वल टू 5 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमने नहीं लिखा है सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, क्योंकि 12th के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि उसने ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं। तो उसे पता है सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। ठीक है, मास नंबर ही हम लोग यूज करते हैं। तो मास नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यानी 5/40 मोल। ठीक है, दूसरा चीज है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 450 ml है। तो इसको हम लोग लीटर में बदल लेते हैं, 450/1000 लीटर। ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड किया है। इसको सिंप्लीफाइड कर दे थोड़ा, कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 20 जा, इट मीन्स 9/20 लीटर। ठीक है, अब फाइनल स्टेप है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 5/40 अपॉन 9/20, 22 जा कट गया,
ये हो गया 5/2 इंटू 9 मीन्स 18, 5/18 हो गया ये। और ये 5/18 ठीक है, का मतलब कितना हो गया 0. इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 को 18 से डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट ले लेंगे 50 हो जाएगा, 18 2 जा 36, 14 बचा 140 हो जाएगा, और 18 5 जा 90, 18 7 जा 126, ठीक है। फिर 14 बचेगा, 0.277 रिकरिंग है जो 0.278 लिख देता हूँ मैं, कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मोल्स पर लीटर, या आप उसको कह सकते हैं मोलर, ठीक है। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, और ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये भी हमने जान लिया कि पहले सॉल्यूट का मास अगर दिया हुआ है तो उसके मोलर मास को निकाल लीजिए, फिर उसके बाद से मोल्स पता कर लीजिए सॉल्यूट के कितने मोल्स हुए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको हम लोग को लीटर में चेंज करना चाहिए, है ना। ये गलती अक्सर हो जाता है, जब शुरू में हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग 450 से ही डिवाइड कर देते हैं, जो ml में रीडिंग दी गई है उसी से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यूनिट अगर आप चेंज नहीं करेंगे उसको तो फिर आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि जो भी यूनिट में दिया है उसको लीटर में चेंज कर लेंगे, या डेसीमीटर क्यूब में हम लोग चेंज कर लेंगे, उसके बाद आसानी से मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, आई हैव क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। पहले इसको करते हैं हम लोग, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यही हमारा सॉल्यूट है, दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, इसीलिए उसको हेक्साहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। इज इक्वल टू कितना ग्राम है, 30 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ मास दिया है, कोबाल्ट का 58 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं रफ में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, CONO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2। देखिए कोबाल्ट 1 है तो 1 इंटू CO, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 9 2 जा सॉरी नाइट्रोजन 2 है तो 2 इंटू नाइट्रोजन, प्लस ऑक्सीजन 3 2 जा 6 इंटू ऑक्सीजन, प्लस ये पूरा वाटर का 18 ले सकते हैं आप मास, 6 इंटू H2O, क्योंकि वाटर का 18 होता है मास, पता ही है। ऑक्सीजन 16 होगा और 2 हाइड्रोजन है, 2 यूनिट उसका हो जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा। ये अब देखिए कोबाल्ट का 58 है, ये 58 हो गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड था, 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28, प्लस 6 इंटू 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 6 इंटू 16 96 हो जाएगा, प्लस 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 6 108 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 8 30, 0 3 3 + 0 3, 3 + 9 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 9 1 1 + 1 2, 290 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 290 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहां से निकाल लीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है 30 है, मोलर मास कितना है 290, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3/29 मोल्स, ठीक है। ये एक काम हमने कर लिया, मोल्स कैलकुलेट कर लिया सॉल्यूट का।
अब मोलैरिटी निकालना है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देनी है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 3/29, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 4.3 है, ये 4.3 हो गया, इसको 3/29, ठीक है, अपॉन 43/10 लिख लीजिए। आगे सॉल्व कर लीजिए, 3/29 इंटू 10/43, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि डेसिमल को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इस तरह से करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में देख लीजिए ज़्यादा ही है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30/29 इंटू 43, ठीक है, 43 इंटू 29। कैलकुलेशन भी करने आना चाहिए, कुछ बच्चे कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, तो मैं नहीं कहता हूँ कैलकुलेटर यूज करिए, क्योंकि यहाँ आप कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए हैबिट बनाना चाहिए कि जो भी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, हम लोग खुद पे उसको करें, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 1 मिनट में ही करना जरूरी है ना, क्योंकि ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एवरेज 1 मिनट 1.5 मिनट ही टाइम होता है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख करके आप तुरंत क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, तो उसका जो टाइम है वो न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अच्छा सा आप टाइम मिलता है, घबराएंगे तभी आप अपने आंसर गलत कर देते हैं, अदरवाइज यू हैव सफिशिएंट टाइम। सो लेट अस मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 2 हो गया, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38, एंड हियर 43 2 जा 86, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। ये ऐड कर लेते हैं, 7 हो गया, 8 6 14 1 11 1 12 12 47, 30/12 47, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, क्या करना होगा, देखिए ये ऐसे नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है हम लोग को, इसको ऐसे चेंज कर दीजिए, 330/1247 इंटू 100 अपॉन 100, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 30/1247, ये 3000 हो गया, और इसको लिख देंगे 10⁻²। अब हर बच्चा डिवाइड कर लेगा इसको, ठीक है। 30/1247 जो लिखा था उसको मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से, ठीक है। तो ऊपर हो गया 3000 और नीचे वाले 100 को मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया इंटू 10⁻², यानी जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 10⁻² मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब डिवाइड कर लीजिए आसानी से, ये 3000 रख लीजिए, अब ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2494, ठीक है, हो गया, 506 बचेगा। फिर क्या होगा, डेसिमल, ये हो गया 5060, तो 12 4 जा 48, 4 टाइम्स कटेगा, ये 4 से जाएगा, ठीक है। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, वो तो 4 से जाएगा, 2.4 ये आपका आंसर आ गया, 2.4 इंटू 10⁻², मतलब क्या हो गया, 0.024 मोलैरिटी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब ऐसे आप कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब आप गलती कहाँ करते हैं, आप डिवाइड करने लगते हैं 30 को 1247 से डिवाइड करने लगते हैं, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में आप फंस जाते हैं, है ना। अब चूंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स ग्रुप के भी बच्चे पढ़ते हैं और बायो ग्रुप के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, जो भी केमिस्ट्री का टीचर है उसको एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। मैथ्स वाले बच्चे का जनरली जो है कैलकुलेशन जो है तेज होता है, क्योंकि वो लगभग रेगुलर कैलकुलेशन करते रहते हैं। कुछ बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके भी अच्छे होते हैं कैलकुलेशन, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मैथ या बायो दोनों में से किसी सेक्टर के हैं, उनके कैलकुलेशन थोड़े वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूमेरिकल से घबराने लगते हैं, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल देखे थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं मुझे थ्योरी क्वेश्चन मिल जाता तो मैं उसको कर लेता, तो ऐसी हैबिट नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ अगर हमने वीक कर लिया है कुछ सालों से उस क्वेश्चन को ना करने की वजह से,
क्योंकि अचानक से कोई स्टूडेंट कभी वीक नहीं हो जाता है। अचानक से एक दिन में थोड़ी आप वीक हो जाएंगे पढ़ने में, या एक दिन में टॉप भी नहीं कर जाएंगे। ठीक है, बनना और बिगड़ना काफ़ी लंबे प्रोसेस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वीक अचानक से एक दिन में वीक हो गए हैं। कई महीनों से आपने अगर मेहनत नहीं किया तो आप वीक हो गए, और कई महीनों से आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये कैलकुलेशन से घबराना नहीं चाहिए। कैलकुलेटर्स बिल्कुल भी यूज मत करिए, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन कैलकुलेट करिए। ठीक है, ये मैंने एक इसीलिए करके दिखाया आपको कैलकुलेशन, कि आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट टाइम लीजिए, उसको डिवाइड करिए। और ये बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आपको 2/129 डिवाइड करना है, तो आप यहाँ दिक्कत में पड़ सकते हैं कुछ बच्चे। तो आपको करना क्या है, आप देखिए 129 है, 3 डिजिट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि इसको 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर क्या हो गया 200 हो गया, नीचे 129 लिखिए, और नीचे वाले जो 100 है इसको पावर के फॉर्म में लिख दीजिए। नीचे होता 10 पावर 2 होता, ऊपर जाएगा 10 पावर -2 हो जाएगा। ये वाले को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप 200 को 129 से आसानी से डिवाइड कर लेंगे, और जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उसको आप 10 पावर 2 ऐसे मैंने जैसे यहाँ किया था वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर डेसिमल को नेगेटिव पावर है तो जितना पावर रहेगा उससे लेफ्ट में हो जाएगा, ये भी समझ लीजिए। 2.4 इंटू 10 पावर -2 मैंने लिखा है, मतलब ये -2 है तो लेफ्ट साइड में पावर जाएगा, तो 1 2 देखिए यहाँ पहुँच गया डेसिमल, यानी यहाँ क्या होगा 0 होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट यहाँ है, आगे हमने एक 0 रख दिया, 0.024 ये ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, तो कोई भी ऐसे कैलकुलेशंस होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में भाई लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, लगभग ये चांस है, क्योंकि कुछ सेक्शन को आप छोड़ दीजिए, जैसे राउल्ट्स लॉ है, हेनरीज लॉ है। ठीक है, ये 2 सेक्शन को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी तो कैलकुलेशन ही है। कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, वांट ऑफ फैक्टर्स की बात करें, सारे जगह पे आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलकुलेशन से हम लोग डर के भाग नहीं सकते, है ना। भागना मतलब कायरता का निशानी है, और ऐसा करना जो है अपराध जैसा है बच्चों के लिए। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करिए, है ना। आप ट्राई करिए, जहाँ दिक्कत होगा उसके लिए टीचर्स होते हैं। टीचर्स का काम ही है कि केवल जो है ये नहीं है कि देखिए अभी मैं ही है ये चीज़ कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बता रहा हूँ, तो मेरा ये काम नहीं है कि मैं सिर्फ आपको डिफिनीशंस बताते चला जाऊँ। मुझे उन स्टेप्स पे फोकस करना है जहाँ बच्चे को दिक्कत होती है। जैसे क्वेश्चन कैसे करेगा, कुछ बच्चे होते हैं न्यूमेरिकल समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर वो समझ जाएं, उनको समझा दिया जाए तो वो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। उन्हें फॉर्मूला पता होता है, वैल्यू रखना आता है, कैलकुलेट करने आता है, लेकिन क्वेश्चन को वो समझ नहीं पाते हैं। तो टीचर का पहला स्टेप है कि क्वेश्चन समझने में हेल्प करे। दूसरा कि न्यूमेरिकल्स अगर बच्चा कर रहा है तो कैलकुलेशंस में जहाँ दिक्कत है वहाँ हेल्प करे, है ना। और ये बात हमेशा हमें समझना है कि अगर हमारे 12th के सिलेबस को देखा जाए तो 17 चैप्टर्स हैं, तो 17 चैप्टर 1 साल का सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने का सिलेबस है वो। तो प्रॉपर टाइम देना है आपको कि 10 से 15 दिन लगते हैं एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में, है ना। तो जल्दी में नहीं कि आप सोचे कि 4 दिन में आप चैप्टर पढ़ लेंगे, तो 4 दिन में अगर आप पढ़ेंगे तो कोई स्टूडेंट अगर 15 दिन में पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 दिन में पढ़ने वाला बच्चा आपसे ज़्यादा इफिशियंट होगा। ठीक है, कि जिस चीज़ के लिए जितना टाइम देना है उतना टाइम आपको देना चाहिए। कि एक कंसंट्रेशन टर्म आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन करने चाहिए, कि जब आप 10 क्वेश्चन करेंगे तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और भाग नहीं सकते, क्योंकि आज आप भाग भी जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब पढ़ना आपकी मजबूरी हो जाएगी, आप कोई एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फिर से आप आकर के फिर से 12 की किताब पकड़ के पढ़ेंगे, 11 की किताब पकड़ के पढ़ेंगे, 9 की किताब पढ़ेंगे, तो ऐसा तो अच्छा नहीं है। जिस क्लास में आदमी जिस समय होता है उसी समय उस क्लास को बढ़िया से बढ़िया पढ़ना चाहिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करिए, जहाँ दिक्कत होते हैं उसी के लिए टीचर होते हैं। टीचर का ये काम नहीं है कि बस सिंपल सा वो नोट्स लिखवा दे या बुक का बस लाइन बाय लाइन आपको टॉपिक बता दे, ऐसा नहीं है। जहाँ डिफ़िकल्टीज होते हैं उसी के लिए होते हैं टीचर्स, और आप टीचर्स से इंटरेक्ट करिए और अपने डिफ़िकल्टीज़ को सामने रखिए, तो वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए, ये पार्ट ए मैंने करके दिखा दिया आपको। कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, ये सॉल्यूट था जिसका मास पता था, ये मोलर मास हमने निकाला, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, फिर मोलैरिटी निकाल लिए। यहाँ हम लोग को सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं करना पड़ा लीटर में, क्योंकि ऑलरेडी लीटर में दिया हुआ था। 4.3 को देखिए मैंने 43/10 लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया। अच्छा, आपको याद होगा क्लास 4 में पढ़ाया जाता है ये कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो वहाँ जब आप 4 में पढ़ रहे होंगे
तो आपको लग रहा होगा क्यों ये सब हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं कि मैथ बनाने वाला कौन है, उस मिल जाता तो बहुत उसको हम डांटते, पर आपको पता होना चाहिए कि उसका यूटिलिटी देखिए आज है। वैसे आप 12th आज पढ़ रहे हैं तो इसका यूटिलिटी आज नहीं पता चलेगा, 4 साल 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि 12th की अहमियत क्या है आपके लाइफ में। 12th क्लास में जब आप पढ़ रहे हैं तब थोड़ी पता चलेगा उसकी अहमियत क्या है, 4 साल 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आज जो पढ़ रहे हैं उसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में क्या है। ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़िए आप बेहतर पढ़िए। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी अब हम लोग कर लेते हैं। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 30 ml और इसकी मोलैरिटी भी दी गई है 0.5 मोल पर लीटर। ये सॉल्यूशन है और इसका जो वॉल्यूम है बढ़ा करके कितना कर दिया गया 500 ml कर दिया गया। कैसे बढ़ाया गया होगा? तो एसिड को जब भी डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है कि एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाया गया। ठीक है ना। कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हैं, वाटर में एसिड को ऐड किया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है क्योंकि डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है। 11th में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होता है। तो जब भी हम लोग एसिड को मिलाते हैं वाटर में, ठीक है, तो हीट इवॉल्व होता है। इसीलिए देखिए वाटर नहीं ऐड किया जाता है एसिड में, नहीं तो बम्प करके आंखों तक आ सकता है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स और डैमेज कर सकता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक हाईली कोरोसिव एसिड है ना। तो लैब में आप जब काम कर रहे होते हैं तब भी आपको ये ख्याल करना चाहिए। अच्छा, एसिड को हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में मिलाते हैं क्योंकि वाटर उसके हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेता है, तब वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक सॉल्यूशन था एसिड का 30 ml जिसकी मोलैरिटी 0.4 m मतलब मोल्स पर लीटर था, उसका वॉल्यूम बढ़ा करके 500 ml कर दिया गया। यानी इसको धीरे धीरे वाटर में ऐड करके टोटल वॉल्यूम 500 ml कर दिया गया। तो बताइए अब मोलैरिटी क्या होगा? तो पहला चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इस फॉर्मूला से। ये जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, पहली बात। यानी अगर ऑप्शन दिया रहता तो इसकी मोलैरिटी चेंज होगी, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि वॉल्यूम कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर डिनोमिनेटर का टर्म अगर ये बढ़ेगा तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। यानी आप देख रहे हैं कि 30 ml से 500 ml हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी, जो भी नया सॉल्यूशन बन रहा है, इसकी जो मोलैरिटी होगी दैट विल बी लेस देन 0.5 मोलर। इससे क्या होता है कि जैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ABCD 4 ऑप्शन है, तो आप 2 ऑप्शन तो वैसे क्लियरली आप जान जाएंगे कि 2 ऑप्शन गलत है, कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो। ठीक है। बचा हुआ 2 ऑप्शन में आपको फैसला करना होगा कि कौन सा सही है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो वैसे क्लियर हो जाएगा। पहला चीज आपको जानना होगा कि मोलैरिटी सेम नहीं रहेगी, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, पहली बात, क्योंकि ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो जाहिर सी बात है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी हमारा जो भी आंसर आएगा वो 0.5 से कम होगा। ठीक है। अब देखिए मैं ये पहले ही बता दिया आपको, अभी मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ और इस बात को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि वॉल्यूम चेंज होने से मोलैरिटी चेंज भी होगी और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसीलिए मोलैरिटी घटेगी। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन बी में ये केस रिप्रेजेंट किया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 30 ml एंड मोलैरिटी 0.5 ml इज डाइल्यूटेड टू 500 ml, व्हाट इज द मोलैरिटी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितने हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट तो इंक्रीज या डिक्रीज हो नहीं रहा है, केवल वाटर में उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। यानी वाटर की अमाउंट चेंज हो रही है, एसिड का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। तो जितने मोल्स यहाँ होंगे उतने ही मोल्स यहाँ पर भी होंगे, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद से मोलैरिटी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गिवन
गिवन तो लिखा ही हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हम लोग NH2SO4 मान लेते हैं अपॉन वॉल्यूम कितना है 30 ml। ठीक है, तो 30 ml का मतलब हो गया 30/1000 लीटर, क्योंकि हम लोग को वॉल्यूम किस में यूज करना है, लीटर में। ये क्या हो जाएगा 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 और ये पूरा इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/1000। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया NH2SO4 इज इक्वल टू 15/1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 पता चल गया कि इस सॉल्यूशन में जो इनिशियल सॉल्यूशन था उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का मोल्स कितना है 15/1000 मोल्स। ठीक है, अब जो है हम लोग को इस सॉल्यूशन में मोलैरिटी निकालना है। वॉल्यूम पता ही है, बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स इससे हो जाएगा, बस मोलैरिटी निकल जाएगा। मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी 15/1000 अपॉन यहाँ पर कितना है वॉल्यूम है 500 ml। अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर, तो क्या हो जाएगा 500/1000। दिस 1000 विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 15/500। ये 5 से कट जाएगा, 500 टाइम्स 5 3 जा, यानी 3/100 विच इज इक्वल टू 0.03 m। अब आप देख लीजिए जो मैंने कहा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ। पहला चीज मैंने कहा था कि मोलैरिटी चेंज होगी, तो पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी थी 0.5। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया 0.03 m। तो पहला बात कि ये चेंज हो गया। दूसरी बात मैंने कहा था कि न्यू सॉल्यूशन की वॉल्यूम ओरिजिनल सॉल्यूशन से ज़्यादा है, इसलिए इसकी मोलैरिटी की वैल्यू कम होगी। तो आप देखिए 0.5 है, यहाँ क्या हो गया 0.03, बहुत ज़्यादा कम हो गया है ना। तो दोनों बात देखिए, ये प्रिडिक्ट जो किया था वो सही सही निकल गया। तो इसलिए जो है कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो जाते हैं और आप सही आंसर तक बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मैंने इसीलिए रखा कि आप मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकें।